पार्ट 7। संपादक जी ने मेवे और फल खाए थे और ज़रा कमर सीधी कर रहे थे कि राय साहब ने जाकर कहा, आपको मिस मालती याद कर रही हैं? खुश होकर बोले, मिस मालती मुझे याद कर रही हैं? धन्य भाग, राय साहब के साथ ही हाल में आ विराजे। उधर नौकरों ने मेज़ें साफ कर दी। मालती ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। संपादक जी ने नम्रता दिखाई, बैठिए, तकल्लुफ न कीजिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मालती ने श्रद्धा भरे भाव में कहा, आप तकल्लुफ समझते होंगे, मैं समझती हूँ, मैं अपना सम्मान बढ़ा रही हूँ। क्यों आप अपने को कुछ समझते और आपको शोभा नहीं देता, लेकिन यहाँ जितने सज्जन जमा हैं सभी आपकी राष्ट्र और साहित्य सेवा से भली भांति परिचित हैं। आपने क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किए हैं, अभी चाहे लोग उसका मूल्य न समझें, लेकिन वह समय बहुत दूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ वह समय आ गया है जब हर एक नगर में आपके नाम की सड़कें बनेंगी, क्लब बनेंगे, टाउन हॉलों में आपका चित्र लटकाए जाएंगे। इस वक्त जो थोड़ी बहुत जागृति है वह आप ही के महान उद्योग का प्रसाद है। आपको ये जाकर आनंद होगा कि देश में अब आपके ऐसे अनुयायी पैदा हो गए हैं जो आपके देहात सुंदर आंदोलन में आपका हाथ बटाने को उत्सुक है, और उन सज्जनों की बड़ी इच्छा है कि यह काम संगठित रूप से किया जाए और एक देहात सुधार संघ स्थापित किया जाए जिसके आप सभापति हो। ओंकार नाथ के जीवन में पहला अवसर था कि उन्हें चोटी के आदमियों में इतना सम्मान मिले। यो वह कभी कभी आम जलसों में बोलते थे और कभी सभाओं के मंत्री और उपमंत्री भी थे, लेकिन शिक्षित समाज में अब तक उनकी उपेक्षा ही की थी। उन लोगों में वे किसी तरह मिल ना पाते थे, इसलिए आम जलसों में उनकी निष्क्रियता और स्वार्थहीनता की शिकायत किया करते थे। अपने पत्र में एक को रगेड़ते थे। कलम तेज थी, वाणी कठोर। उसी समाज में आज उनका इतना सम्मान कहाँ। आज स्वराज और स्वाधीन भारत और हंटर के संपादक आकर देखें और अपना कलेजा ठंडा करें। आज अवश्य ही देवताओं की उन पर कृपा दृष्टि है। सुउद्योग कभी निष्फल नहीं जाता, यह ऋषियों का वाक्य है। वह स्वयं अपनी नजरों में उठ गए, कृतज्ञता से पुलकित होकर बोले, देवी जी, आप तो मुझे कांटों में घसीट रही हैं। मैंने तो जनता की जो कुछ भी सेवा की अपना कर्तव्य समझकर की। मैं इस सम्मान को कुछ अपना नहीं, इस उद्देश्य का सम्मान समझ रहा हूँ जिसके लिए मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया है। लेकिन मेरा विनम्र निवेदन है कि प्रधान का पद किसी भावशाली पुरुष को दिया जाए। मैं पदों में विश्वास नहीं रखता, मैं तो सेवक हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। मिस मालती इसे किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकती। सभापति पंडित जी को बनना पड़ेगा। नगर में ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति दूसरा नहीं दिखाई देता जिसकी कलम में जादू है, जिसकी जबान में जादू है, जिसके व्यक्तित्व में जादू है। वह कैसे कहता है कि वह प्रभावशाली नहीं है? वह जमाना गया जब धन और प्रभाव में मेल था। अब प्रतिभा और प्रभाव के मेल का युग है। संपादक जी को यह पद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्री मिस मालती होंगी। इस सभा के लिए 1000 का चंदा भी हो गया है और अभी तो सारा शहर और प्रांत पड़ा हुआ है। 4-5 लाख मिल जाना मामूली बात है। ओंकार नाथ पर कुछ नशा सा चढ़ने लगा। उनके मन में जो एक प्रकार की फुरफुरी सी उठ रही थी, उसने गंभीर उत्तरदायित्व का रूप धारण कर लिया। ओंकार नाथ पर जैसे कि नशा सा चढ़ गया था। उसके मन में जो एक प्रकार की फुरहरी सी उठी थी, उसने गंभीर उत्तरदायित्व का रूप धारण कर दिया। बोले, मगर आप ये समझ लें मिस मालती कि यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है और आपको अपना बहुत समय देना पड़े। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभा भवन में मुझे सबसे पहले मौजूद पाएंगी। मिर्जा जी ने पुचारा दिया, आपका बड़ों से बड़ा दुश्मन भी यह नहीं कह सकता कि आप अपना फर्ज अदा करने में कभी पीछे रहे हैं। मिस मालती ने देखा शराब कुछ कुछ असर करने लगी है और तो और भी गंभीर बनकर बोली, अगर हम लोग इस काम की महानता ना समझते, ना तो यह सभा स्थापित होती और ना आप इसके सभापति होते। हम कई रईस या ताल्लुकदारों के सभापति बनाकर धन खूब बटोर सकते हैं और सेवा की आड़ में स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन यह हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है और उसका सबसे बड़ा साधन आपका पत्र है। हमने निश्चय किया है कि हर एक नगर और गांव में उसका प्रचार किया जाए और जल्द से जल्द उनकी ग्राहक संख्या को 20,000 तक पहुंचा दिया जाए।
प्रांत की सभी म्यूनसिपैलिटी और जिला बोर्ड के चेयरमैन हमारे मित्र हैं। कई चेयरमैन तो यहीं विराजमान हैं। अगर हर एक ने 500-500 प्रतियां भी ली तो 25,000 प्रतियों तो आप यकीनी समझिए। फिर राय साहब का मिर्ज़ा साहब की सलाह है कि काउंसिल में इस विषय का एक प्रस्ताव रखा जाए कि प्रत्येक गांव के लिए बिजली की एक प्रति सरकारी तौर पर मंगाई जाए या कुछ वार्षिक सहायता स्वीकार की जाए। हमें पूरा विश्वास है कि प्रस्ताव पास हो जाएगा। ओमकार नाथ ने जैसे नशे में झूमते हुए कहा, हमें गवर्नर के पास डेपुटेशन जाना होगा। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर, उनसे कहना होगा कि किसी सभ्य शासन के लिए यह कितनी लज्जा और कलंक की बात है कि ग्रामोत्थान पर अकेला होने पर भी बिजली का अस्तित्व तक स्वीकार नहीं किया जाता। मिर्जा खुर्शीद ने कहा, अवश्य अवश्य, मैं गर्व नहीं करता, अभी गर्व करने का समय नहीं आया है, लेकिन मुझे इसका दावा है कि ग्राम्य संगठन के लिए बिजली ने जितना उद्योग किया है। मिस्टर मेहता ने सुधारा, नहीं महाशय, तपस्या कहिए। मैं मिस्टर मेहता को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, इसे तपस्या कहना ही सही होगा कि ये कठोर तपस्या है। बिजली ने जो तपस्या की है वह इस प्रांत के ही नहीं, इस राष्ट्र के इतिहास को अभूतपूर्व है। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। मिस मालती ने एक पैग और दिया। हमारे संघ का यह निश्चय भी किया है कि काउंसिल में अब की जो जगह खाली हो उसके लिए आपको उम्मीदवार खड़ा किया जाए। आपको केवल अपनी स्वीकृति देनी होगी, शेष सारा काम हम कर लेंगे। आपको न खर्च से मतलब, न प्रोपेगेंडा, न धूप दौड़ से। ओमकार नाथ की आंखों की ज्योति दुगनी हो गई। नम्रतापूर्ण नम्रता से बोले, मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे जो चाहे काम ले लीजिए। हम लोगों को आपसे ऐसी ही आशा है। हम अब तक झूठे देवताओं के सामने नाक रगड़ते रगड़ते हार गए और कुछ हाथ न लगा। अब हमने आप में सच्चा पथ प्रदर्शक, सच्चा गुरु पाया है और इस शुभ दिन के आनंद में आज हमें एक मन एक प्राण होकर अपने अहंकार को, अपने दंभ को तिलांजलि देनी चाहिए। हमने आज से कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। हम सब एक ही माता के बालक, एक ही गोद में खेलने वाले, एक ही थाली में खाने वाले भाई हैं। जो लोग भेदभाव में विश्वास रखते हैं, जो लोग पृथकता और कट्टरता के उपासक हैं, उनके लिए हमारी सभा में कोई स्थान नहीं है। जिस सभा के सभापति पूज्य ओमकार नाथ जी जैसे विशाल हृदय व्यक्ति हो, उस सभा में ऊंच नीच का, खान पान का और ज्योतिपाती का भेदभाव नहीं हो सकता। जो महानुभाव एकता में और राष्ट्रीयता में विश्वास न रखते हों, वे कृपा करके यहाँ से उठ जाएं। राय साहब ने शंका की, मेरे विचार में एकता के आशय नहीं है कि सब लोग खान पान पर विचार छोड़ दे। मैं शराब नहीं पीता, तो क्या मुझे इस सभा से अलग होना पड़ेगा? मालती ने निर्मम स्वाब से कहा, बेशक अलग हो जाना पड़ेगा। आप इस संघ में रहकर किसी तरह का भेदभाव नहीं रख सकते। मेहता जी ने घड़े को टोका, मुझे संदेह है कि हमारे सभापति जी स्वयं खान पान की एकता में विश्वास नहीं रखते हैं। ओमकार नाथ का चेहरा जर्द पड़ गया। इस बदमाश ने यह बेवक्त की शहनाई बजा दी। दुष्ट कहीं गड़े मुर्दे ना उखाड़ने लग जाए, यह सारा सौभाग्य स्वप्न की भांति शून्य में विलीन हो जाएगा। मिस मालती ने उनके मुंह की ओर जिज्ञासा की दृष्टि से देखकर कहा, आपका संदेह निर्धार है मेहता महोदय। क्या आप समझते हैं कि राष्ट्र की एकता का ऐसा अनन्य उपासक, ऐसा उदार चेता पुरुष, ऐसा रक्षिक कवि इस निरर्थक और लज्जाजनक भेदभाव को समझेगा? ऐसी शंका करना उनकी राष्ट्रीयता का अपमान करना है। ओमकार नाथ का मुखमंडल प्रदीप्त हो गया। प्रसन्नता और संतोष की आभा झलक पड़ी। मालती ने उसी स्वर में कहा, और इससे भी अधिक उनकी पुरुष भावना का, एक रमणी के हाथों से शराब का प्याला पाकर वह कौन भद्र पुरुष है जो इनकार करते? यह तो नारी जाति का अपमान होगा। उस नारी जाति का जिसके नयन बाणों से अपने हृदय को बंधवाने की लालसा पुरुष मात्र में होती है, जिसकी अदाओं पर मर मिटने के लिए बड़े बड़े मही प्याले लेते रहते हैं। लाइए बोतल और प्याले और दौड़ चलने दीजिए। इस महान अवसर पर किसी तरह की शंका, किसी तरह की आपत्ति राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। पहले हम अपने सभापति की सेहत का जाम पिएंगे। बर्फ, शराब और सोडा पहले से ही तैयार था। मालती ने ओमकार नाथ को पहले अपने हाथों से लाल विष से भरा हुआ ग्लास दिया और उन्हें कुछ ऐसी जादू भरी चितवन से देखा कि उनकी सारी निष्ठा, सारा वर्ण श्रेता काफुर हो गया। मन ने कहा, सारा विचार आचार परिस्थितियों के अधीन है। आज तुम दरिद्र हो, किसी मोटर कार की धूल उड़ाते देखते हो तो ऐसा बिगड़ता है, उससे चूहे पत्थर से चूर चूर कर दो।
लेकिन क्या तुम्हारे मन में कार की लालसा नहीं? परिस्थिति ही विधि है और कुछ नहीं। बाप दादों ने नहीं पी थी, ना पी हो, उन्हें ऐसा अवसर ही नहीं मिला होगा, जबकि जीविका पोथी पत्रों पर थी। शराब लाते कहाँ से और पीते भी तो कहाँ जाते? फिर वह रेलगाड़ी पर ना चढ़ते थे, कल का पानी ना पीते थे, अंग्रेजी पढ़ना पाप समझते थे। समय कितना बदल गया है। समय के साथ अगर नहीं चल सकते तो वह तुम्हें पीछे छोड़कर चला जाएगा। ऐसी महिला के कोमल हाथों में विष भी मिले तो शिरोधार्य कर देना चाहिए। जिस सौभाग्य के बड़े बड़े राजे तरसते हैं, आज उनके सामने खड़ा है, क्या वे उसे ठुकरा सकते हैं? उन्होंने ग्लास ले लिया और सर झुकाकर अपनी कृतज्ञता दिखाते हुए एक ही सांस में पी गए। तब लोगों को गर्व भरी आंखों से देखा, मानो कह रहे हो, अब तो आपको मुझ पर विश्वास आया। आप क्या समझते हैं मैं नीरा पोंगा पंडित हूं? अब तो मुझे दम्भी और पाखंडी कहने का साहस आप लोग नहीं कर सकते। हाल में ऐसा शोरगुल मचा कि कुछ ना पूछो, जैसे पिटारे में बंद कहे कहे निकल पड़े हों। वाह देवी जी, क्या कहना, कमाल है मिस मालती, कमाल है। तोड़ दिया, नमक का कानून तोड़ दिया, धर्म का किला तोड़ दिया, नेम का घड़ा फोड़ दिया। ओमकार नाथ के कड़े में कंठ में के शब्द नीचे शराब का पहुंचना था। उनकी रसिकता वाचाल हो गई। मुस्कुराकर बोले, मैंने अपने धर्म की थाती मिस मालती के हाथों में सौंप दी है। मुझे विश्वास है कि वो उसकी यथोचित रक्षा करेंगी। उनके चरण कमलों के प्रसाद मैं ऐसे 1000 धर्मों को प्रस्तावित कर सकता हूँ। कह कहू से हॉल गूंज उठा। संपादक जी का चेहरा फूल उठा था, आंखें झुकी पड़ी थी। दूसरा ग्लास भरकर बोले, ये मिस मालती की सेहत का जाम है, आप लोग पियेंगे और उन्हें आशीर्वाद दीजिए। लोगों ने फिर अपने अपने ग्लास खाली कर दिए। उसी वक्त मिर्जा खुर्शीद ने एक माला लाकर संपादक जी के गले में डाल दी। दोनों सज्जनों, फिदवी ने अपने पूज्य सरदार साहब की शान में एक कसीदा कहा है, आप लोगों की इजाजत हो तो सुनाऊं? चारों तरफ से आवाज आई, हाँ हाँ सुनाइए, जरूर सुनाइए। ओमकार नाथ भांग तो अपने दिन पिया करते थे। उनका मस्तिष्क उनका अभ्यस्त हो गया था। शराब पीने का ही उन्हें यह पहला अवसर था। भंग का नशा मंथर गति से स्वप्न की भांति आता था और मस्तिष्क पर मेघ के समान छा जाता था। उनकी चेतना बनी रहती थी। उन्हें मालूम होता था कि इस समय उनकी वाणी बड़ी लच्छेदार है और उनकी कल्पना बहुत प्रबल। शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की भांति झट्टा और दबोच बैठा। वे कहते कुछ हैं, मुंह से निकलता कुछ है। फिर ये ज्ञान भी धरा का धरा ही रहा। वे क्या कहते हैं और क्या करते हैं उसकी सुधि ना होती। यह स्वप्न का रोमानी वह चित्र ना था, जागृति का वह चक्कर था जिसमें साकार निराकार हो जाता है। ना जाने कैसे उनके मस्तिष्क में कल्पना जाग उठी कि कसीदा पढ़ना कोई अनुचित काम है। मेज पर हाथ पटक कर बोले, नहीं कदापि नहीं, ये कोई कसीदा नहीं होगा। यह सभापति का हमारा हुक्म है। हम अभी इन सबको तोड़ सकते हैं, अभी तोड़ सकते हैं, सभी को निकाल सकते हैं। कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, हम सभापति हैं। मिर्जा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, इस कसीदे में तो आपकी तारीफ की गई है। संपादक जी ने लाल पर ज्योतिहीन नेत्रों से देखा। तुम हमारी तारीफ क्यों की? बोलो, क्यों हमारी तारीफ की? हम किसी के नौकर नहीं हैं, किसी के बाप के नौकर नहीं हैं, किसी साले का दिया नहीं खाते। हम खुद संपादक हैं, हम बिजली का संपादक हैं। हम सबकी तारीफ करेगा। देवी जी, हम तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा। हम कोई बड़ा आदमी नहीं है, हम सबका गुलाम है, हम आपका चरण रज हैं। मालती देवी हमारी लक्ष्मी, हमारी सरस्वती, हमारी राधा। ये कहते हुए वे मालती के चरणों की तरफ झुके और मुंह के बल फर्श पर गिर पड़े। मिर्जा खुर्शीद ने दौड़कर उन्हें संभाला, कुर्सियां हटाकर वही जमीन पर लिटा दिया। फिर उनके कानों के पास मुख ले जाकर बोले, राम राम सत्य है, कहिए तो आपका जनाजा निकालें। भाई साहब ने कहा, कल देखना कितना बिगड़ता है, एक एक को अपने पत्र में रो देगा और ऐसा ऐसा रो देगा कि आप भी याद करेंगे। एक ही दुष्ट है, किसी पर दया नहीं करता। कई आदमियों ने संपादक जी को उठाया और ले जाकर उनके कमरे में लिटा दिया। उधर पंडाल में धनुष यज्ञ हो रहा था। कई बार इन लोगों को बुलाने के लिए आदमी जाने को तैयार हो रहे थे। सहसा एक अफगान आकर खड़ा हो गया। गोरा रंग, बड़ी बड़ी मूंछ, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, आंखों में निर्भयता का उन्माद भरा हुआ, ढीला नीचा कुर्ता, पैरों में शलवार, जरी के काम में सदरी, सर पर पगड़ी कुल्हा, कंधे में चमड़े का बैग लटकाए, कंधे पर बंदूक रखे, कमर में तलवार बांधे, ना जाने किधर से खड़ा हो गया और गरज कर बोला, खबरदार, कोई यहाँ से मत जाओ। हमारा साथ का आदमी पर डाका पड़ा है। यहाँ का जो सरदार है वह हमारा आदमी को लूट लिया है।
उसका माल तुमको देना होगा, एक एक कौड़ी देना होगा। कहाँ है सरदार, उसको बुलाओ। राय साहब ने सबसे सामने आकर क्रोध स्वर में कहा, कैसी लूट, कैसा डाका कि तुम लोगों का काम है? यहाँ कोई किसी को नहीं लूटता, साफ साफ कहो क्या मामला है। अफगान ने आंखें निकाली और बंदूक का कुंदा जमीन पर पटक कर बोला, हमसे पूछता है कैसा लूट कैसा डाका? तुम लूटता है, तुम्हारा आदमी लूटता है। हम यहाँ का कोठी का मालिक है, हमारी कोठी में 50 जवान हैं। हमारा आदमी तहसील कर लाता था, 1000 वह तुम लूट लिया और कहता है कैसा डाका? हम बतलाएगा कैसा डाका होता है। हमारा 2500 जवान अभी आता है, हम तुम्हारा गांव लूट लेगा। कोई साला कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। खन्ना ने अफगान को तेवर देखे तो चुपके से उठे और निकल आए। सरदार ने जोर से डाका, तुम कहाँ जाता है? कोई नहीं जा सकता, नहीं, हम सबका कत्ल कर देगा, अभी फैर कर देगा। हमारा तुम सब नहीं कर सकते। हम तुम्हारा पुलिस से नहीं डरता। पुलिस का आदमी हमारा शकल देखकर भागता है। हमारा अपना काउंसिल है, हम उसको खत लिखकर लॉर्ड साहब के पास जा सकता है। हम यहाँ से किसी के रुपए नहीं जाने देगा। तुम हमारा 1000 रुपया लूट लिया, हमारा रुपया नहीं देगा तो हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम सब आदमी दूसरों के माल को लूट करता है या माशूक के साथ शराब पीता है। मिस मालती की आंख बचाकर कमरे से निकलने लगी। वह बांस की तरह टूटकर उनके सामने खड़ा और बोला, तुम इन बदमाशों से हमारा माल दिलवाए, नहीं हम तुमको उठा के ले जाएगा और अपनी कोठी में जश्न मनाएगा। तुम्हारा हुस्न पर हम आशिक हो गया तो हमको 1000 अभी दे देगा। तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा, तुमको अब हम नहीं छोड़ेगा। हम तुम्हारा आशिक हो गया है। हमारा दिल और जिगर फटा जाता है। हमारा इस जगह 25 जवान है, इस जिला में हमारा 500 जवान काम करता है। हम अपने काबिल का खान है। हमारे कबीला में 10,000 सिपाही है। हम काबुल के अमीर लड़कों से लड़ सकता है। अंग्रेज सरकार तुमको 20,000 सालाना खीराज देता है। अगर तुम रुपया नहीं देगा तो हम गांव लूट लेगा, तुम्हारा मासूक को उठा ले जाएगा। खून करने में हमको लुफ्त आता है, हम खून का दरिया बहा देगा। मजलिस पर आतंक छा गया। मिस मालती अपना चहकना भूल गई। खन्ना की पिंडलियां कांप रही थी। बेचारे चोट चपेट के सामने से एक मंजिले बंगले में रहते थे। जीने पर चढ़ना उनके लिए सूली पर चढ़ने से कम न था। गर्मी के में भी डर के मारे कमरे में सोते थे। राय साहब को ठकुराई का अपमान था। वे अपने ही गांव पर पठान से डर जाना हास्यास्पद समझते थे, लेकिन उसकी बंदूक का क्या करते? उन्होंने जरा भी ची चपड़ की तो बंदूक चल जाएगी। होश होश करते करते ये सब निशाना इन सबों को कितना अचूक होता है। अगर सबके हाथ में बंदूक ना होती तो राय साहब उसके सींग मिलाने को भी तैयार हो जाते। मुश्किल यही थी कि दुष्ट किसी को बाहर नहीं जाने दे रहा था। नहीं के दम में दम सारा गांव जमा हो जाता और पूरे जत्थे को पीट पीट कर खा जाता। आखिरकार उन्होंने दिल मजबूत किया और जान पर खेलकर बोले, हमने आपसे कह दिया कि हम चोर डाकू नहीं हैं। मैं यहाँ की काउंसिल का मेंबर हूँ और ये देवी जी लखनऊ की सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं। आप यहाँ शरीफ और इज्जतदार लोग जमा हैं। हमें बिल्कुल खबर नहीं आपके आदमियों को किसने लूटा। आप जाकर थाने में रपट कीजिए। खान के जमीन पर पैर पटकते पेंतरे बदले और बंदूक के कंधों से उतारकर हाथ में लेता हुआ दहाड़ा, मत बकबक करो। काउंसिल का मेंबर को हम इस तरह पैरों से कुचल देता है, जमीन पर पांव रगड़ता है। हमारा हाथ मजदूर है, हमारा दिल मजबूत है। हम खुदा ताला का सिवा और किसी से नहीं डरता। तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम अभी तुम सबका कत्ल कर देगा। अपनी बंदूक निकालकर नली की तरफ राय साहब झुककर मेज के बराबर आ गए। अजीब मुसीबत में जान फंसी थी। शैतान बरबस कहे जाता है, तुमने हमारे रुपए लूट लिए। ना कुछ सुनता है, ना कुछ समझता है, ना किसी को बाहर जाने देता है। नौकर चाकर सिपाही प्यादे सब धनुष युद्ध देखने में मग्न थे। जमींदार के नौकर यूं भी आलसी और कामचोर होते ही हैं। जब तक दफे न पुकारा जाता बोलते ही नहीं, और इस वक्त वो शुभ काम में लगे हुए थे। धनुष यज्ञ उनके लिए केवल तमाशा नहीं, भगवान की लीला थी। अगर एक आदमी भी इधर आ जाता तो सिपाहियों को खबर हो जाती कि दम भर में खान का सारा खान पान निकल जाता। दाढ़ी की एक एक बात नुलझने लग जाते। कितने गुस्सेदार होते हैं, होते भी तो जल्लाद हैं। ना मरने का गम, ना जीने की खुशी। मिर्जा साहब ने चकित नेत्रों से देखा। क्या बताऊं, कुछ अक्ल काम नहीं करती। मैं आज अपना पिस्तौल घर ही छोड़ आया, नहीं मज़ा चखा देता। खन्ना रोना मुंह बनाकर बोले, कुछ रुपए देकर किसी तरह इस बला को टालिए। राय साहब ने मालती की ओर देखा। देवी जी, अब आपकी क्या सलाह है?
मालती का मुखमंडल तमातम हो रहा था। बोली, क्या होगा? मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है, आप लोग बैठ रहे हैं। 20 मर्दों के होते हुए उज्जट पठान मेरी इतनी दुर्गति कर रहा है। आप लोगों का खून में जरा भी गर्मी नहीं आती? आपको क्या अपनी जान इतनी प्यारी है? क्यों एक बाहर का आदमी जाकर शोर नहीं मचाता? क्यों आप लोग उस पर झपट कर उसके हाथ से बंदूक नहीं ले लेते? बंदूक ही तो चलाएगा, चलाने दो। 1 या 2 की जान ही तो जाएगी, जाने दो। मगर देवी जी मर जाने को जितना आसान समझती थी, लोग ना समझते थे। कोई आदमी बाहर निकलने पर हिम्मत करे और पठान गुस्से में आकर 10-5 फेर कर दे तो यह सफाया हो जाए, बहुत होगा। पुलिस ने उसे फांसी की सजा दे देगी, वह भी क्या ठीक? एक बड़े कबीले का सरदार है, उसे फांसी देते हुए सरकार भी सोच विचार करेगी। ऊपर से दबाव पड़ेगा। राजनीति के सामने न्याय की सोच कौन सकता है? हमारे ऊपर उल्टे मुकदमा दायर हो जाए, दंडकारी पुलिस बिठा दी जाए तो आश्चर्य नहीं। कितने मज़े से हंसी मजाक हो रहा था। अब तक ड्रामा का आनंद उठाते इस शैतान ने आकर एक नई विपत्ति खड़ी कर दी, और ऐसा जान पड़ता है बिना 1-2 खून किए मानेगा भी नहीं। खन्ना ने मालती को फटकारा, देवी जी आप हमें ऐसे लड़ात रही हैं मानो अपने प्राण की रक्षा करना कोई पाप है। प्राण का रक्षा मोह प्राणी मात्र होता है, और हम लोगों में भी हो तो कोई लज्जा की बात नहीं। आप हमारी जान इतनी सस्ती समझती हैं, ये देखकर मुझे खेद है। 1000 का ही तो मुआवला है, इसके बाद मुफ्त के 1000 हैं। आपके पास मुफ्त के 1000 हैं, उसे देखकर क्यों नहीं विदा करती? आप खुद इतनी बेइज्जती करवा रही हैं, और हमारा क्या दोष? राय साहब ने गर्म होकर कहा, अगर इसने देवी जी को हाथ लगाया तो चाहे मेरी लाश यहीं तड़पने लगे, मैं इनसे भिड़ जाऊंगा। आखिर वह भी तो हाथ में ही है। मिर्जा साहब ने संदेह के सर से हिलाकर कहा। मिर्जा साहब ने संदेह से सर हिलाकर, राय साहब आप अपनी सभी को मिजाज से वाकिफ नहीं हैं। यह फायर करना शुरू करेगा तो फिर किसी को जिंदा न छोड़ेगा। इनका निशाना बेकता होता है। मिस्टर तनख्वाह बेचारे आले वाले चुनाव की समस्या सुलझाने आए। 10-5 हजार का 12 न्यारा करके घर जाने का स्वप्न देख रहे थे। यहाँ तो जीवन ही संकट में पड़ गया। बोले, सबसे सरल उपाय वही है जो अभी खन्ना जी ने बतलाया। 1000 की बात है और रुपए मौजूद हों तो आप लोग इतना सोच विचार क्यों कर रहे हैं? मिस मालती ने तनख्वाह को तिरस्कार भरी आंखों से देखा। आप लोग इतने कायर हैं, ये मैं नहीं समझती थी। मैं भी ना समझता था कि आपको रुपए इतने प्यारे हैं कि वह भी मुफ्त के। जब आप लोग मेरा अपमान देख सकते हैं तो अपने घर की स्त्रियों का अपमान भी देख सकते होंगे। तो आप भी पैसे के लिए अपने घर के पुरुषों को होम करने में संकोच न करेंगी। खान इतनी देर में झुल्लाया हुआ सा इन लोगों की गिटपिट सुन रहा था। एकाएक गरज कर बोला, नया नहीं मानेगा। इतनी देर से यहाँ खड़ा है, तुम लोग कोई जवाब नहीं देता। तुम लोगों को एक लम्हा और देता है। अगर तुम रुपया नहीं देता तो सीटी बजाएगा और हमारा 50 जवान यहाँ आ जाएगा, बस। फिर आंखों में प्रेम की ज्वाला भरकर उसने मिस मालती को देखा। तुम्हारे साथ चलेगा दिलदार, तुम्हारे ऊपर फिदा हो गया, अपना जान तुम्हारे कदमों पर रख देगा। इतना आदमी तुम्हारा आशिक है मगर कोई सच्चा नहीं। सच्चा इश्क क्या है हम दिखा देगा। तुम्हारा इशारा पाते ही हम अपने सीने में खंजर चुभा सकता है। मिर्जा ने पिघल कर कहा, देवी जी खुदा के लिए इस मुजीती को रुपए दे दीजिए। खन्ना ने हाथ जोड़कर याचना की, हमारे ऊपर दया करो मिस मालती। राय साहब ने तरकर बोले, हरगिज नहीं, आज जो कुछ होना है हो जाने दीजिए। या तो हम खुद मर जाएंगे या इन जालिमों को हमेशा के लिए सबक कर देंगे। तनख्वाह ने राय साहब को डांटती बताई, शेर की मात घुसना कोई बहादुरी नहीं है, मैं इसे मूर्खता समझता हूँ। मगर मिस मालती के मनोभाव कुछ और ही थे। खान के लसाती प्रसाद नेत्रों ने उन्हें आश्वस्त कर दिया और अब कांड में उन्हें मंचलेपन का आनंद उठा रहा था। उनका हृदय कुछ और देर इन नर पुंगों के बीच में रहकर उन्हें बर्बर प्रेम का आनंद उठाने के लिए ललचा रहा था। शिष्ट प्रेम की दुर्बलता और निर्जीवता का उन्हें अनुभव हो चुका था। आज अक्खड़ अनघड़ पठानों के उन्मत्त प्रेम के लिए मन दौड़ रहा था, जैसे संगीत का आनंद उठाने के बाद कई मस्त हाथियों को लड़ाई देखने के लिए लौड़े। उनके खान साहब के सामने जाकर निशंस भाव से कहा, तुम्हें रुपए नहीं मिलेंगे। खान ने हाथ बढ़ाकर कहा, तो तुम को लूट ले जाएगा? तुम इतने आदमियों के बीच में से हमें नहीं ले जा सकता। तुमको 10,000 आदमियों के बीच से ले जा सकता है। तुमको हाथ धोना पड़ेगा जान से। अपने मशूक के लिए अपने जिस्म का एक एक बोटी चुनवा सकता है। उसने मालती का हाथ पकड़कर खींचा। उसी वक्त होरी ने कमरे में कदम रखा। वहाँ राजा जनक का माली बना हुआ था और उसके अभिनय ने देहातियों को हंसाते हंसाते लौटा दिया था।
उसने सोचा मालिक अभी तक क्यों नहीं आए, वह भी तो आकर देखे कि देहाती इस काम में कितने कुशल होते हैं। उनके यार दोस्त भी देखे, कैसे मालिक को बुलाएं। इस अवसर पर खोज रहा था, जो ही मुहल्लफ दौड़ा हुआ आया, मगर यहाँ का दृश्य देखकर बहुत चका सा खड़ा हो गया। सब लोग चुप्पी साधे थर थर कांपते कातर नैनों से खान को देखते थे और खान मालती की तरफ खिंचा जा रहा था। उसकी सहज बुद्धि ने परिस्थिति का अनुमान कर लिया। उसी वक्त राय साहब ने पुकारा, होरी दौड़ कर जा और सिपाहियों को बुला ला, जल्दी जा। होरी पीछे मुड़ा था और खान को उसके सामने बंदूक तानकर डांटा, कहाँ जाता है सुअर, हम गोली मार देगा। होरी गवार था, लाल पगड़ी देकर उसके प्राण निकल जाते थे, लेकिन मस्त सांड की लाठी लेकर पिल पड़ जाता था। वह कायर न था, मारना और मरना दोनों जानता था, मगर पुलिस के हथकंडों के सामने उसकी एक न चली। बंधे बंधे कौन फिरे, रिश्वत के रुपए लेकर कहाँ से लाए, बाल बच्चों को किस पर छोड़े, मगर जब मालिक ललकारते हैं तो फिर किसका डर, वह तो मौत के मुंह में भी कूद सकता है। उसने झटपट खान की कमर पकड़ी और ऐसा अड़ंगा मारा कि खान चारों से खानिचित जमीन पर आ बैठा और लगे पश्तों में गालियां देने। होरी उनकी छाती पर चढ़ बैठा और जोर से दाढ़ी पकड़कर खींची। दाढ़ी उसके हाथ में आ गई। खान ने तुरंत अपनी कुल्हा उतार कर फेंकी और जोर मारकर खड़ा हो गया। खान ने तुरंत अपनी कुल्हा फेंकी और जोर मारकर खड़ा हो गया। अरे ये तो मिस्टर मेहता हैं। वही लोगों ने चारों तरफ से मेहता को घेर लिया। उन लोग उनके गले लगता और उनके पीठ पर थपकियां देता था और मिस्टर मेहता के चेहरे पर न हंसी थी न गद, चुपचाप खड़े थे, मानो कुछ हुआ ही नहीं। मालती ने नकली रोश से कहा, अपने आप यहाँ बहु रूपबंद कहाँ सीखा, मेरा दिल अभी तक धड़ धड़ कर रहा है। मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा इन भले आदमियों की जवामर्दी की परीक्षा ले रहा था, जो गुस्ताखी हुई हो उसे क्षमा कर दीजिए। पार्ट 7 यहीं पे ही ख़त्म होता है। पढ़ेंगे पार्ट 7-8 के बारे में अगले एपिसोड में। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट करके हमें नेक्स्ट कहानी के बारे में भी बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।